चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सो लास्ट टाइम हमने एटॉमिक टर्म्स वगैरह कराया था। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं देन आगे। तो क्वेश्चन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डायपॉजिटिव आयन ऑफ एन एलिमेंट इज 10। डिटरमाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स टेट्रा पॉजिटिव आयन। जो डाई पॉजिटिव आयन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, हमें टेट्रा पॉजिटिव आयन में मतलब उसी एलिमेंट के टेट्रा पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन बता। यस मिका एंड मृदुल करेक्ट है। कहान करेक्ट है। यस सानिका। प्रियश एंड राहुल करेक्ट है। यस वृष्टि करेक्ट है। रोहित करेक्ट है। हाँ यस।
तो देखो काफी लोगों का करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव आयन जो है वो 10। ठीक है, डाई पॉजिटिव आयन मीन्स इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 10 प्लस 12 प्रोटॉन होंगे। अच्छा, अब कितना ही चार्ज आ जाए, चार्ज कितना ही हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़ी चेंज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एज इट इज रहते हैं। तो अगर हम टेट्रा पॉजिटिव मतलब 4 पॉजिटिव में अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 2 और निकल गया है ना, पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो टेट्रा पॉजिटिव में 8 इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन उतना ही रहेगा, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट का जो हमारे पास कोई भी आयन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहता है, सेम ही रहता है, तो आंसर क्या होगा, 12। ओके, तो जितना X2 पॉजिटिव में प्रोटॉन है उतना ही प्रोटॉन X4 पॉजिटिव होगा, तो हमने क्या किया है, X2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिए। यस यस, टेट्रा मीन्स 4, डाई मीन्स 2। हो गया सबका। और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस लिखो। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ number of neutrons are half and number of electrons are doubled, in 8O16, then determine percentage change in mass number। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल किया एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाफ कर दिए, तो कितना मास नंबर चेंज होगा, मतलब कितना परसेंट मास नंबर चेंज। आदित्य, इंक्रीज और डिक्रीज। तो यस करेक्ट है। कशिश, इंक्रीज या डिक्रीज, आदित्य करेक्ट है। यस कशिश करेक्ट है। राहुल करेक्ट। नहीं का एक बार खुद से चेक करो।
यस सोनक करेक्ट है। मृदुल इंक्रीज है या डिक्रीज है? यस देन करेक्ट है। अथर्व फिर से चेक करो। मेही का करेक्ट है। तो पासना मिस्टेक किया तुमने कुछ, देखो। अंशुल ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? यस देन करेक्ट है। सो काफी लोगों का देखो करेक्ट आया है। तो 8 और 16 जो है, इसमें प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है एंड इलेक्ट्रॉन भी 8। नाउ बाद में क्या हुआ है, देखो प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, प्रोटॉन तो एज, प्रोटॉन 8 ही है। न्यूट्रॉन हाफ हो गए, न्यूट्रॉन कितना हो गया? न्यूट्रॉन 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, इलेक्ट्रॉन 16 हो गया। तो पहले जो मास नंबर है वो कितना था? पहले मास नंबर था 16 एंड अभी मास नंबर क्या है देखो, अभी मास नंबर हो गया 12। तो कितना मास नंबर कम हुआ बताओ? डिक्रीज इन मास नंबर क्या है? मास नंबर डिक्रीज हुआ ना, और कितना डिक्रीज हुआ? तो डिक्रीज इन मास नंबर इज 4, है ना। 16 - 12, तो कितना डिक्रीज हुआ? 4। तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा? कितना परसेंट डिक्रीज होगा? 4/16 × 100। तो कितना है? दिस इज नथिंग बट 25%। ओके, सो 25%। ओके, तो ये कितना है? दिस इज नथिंग बट 25%। यस अंशुल, बोथ आर करेक्ट। क्षितिज देखो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसका हमने कुछ बोला नहीं है, तो वो सेम रहा है, ठीक है। तो पहले 8 था, बाद में भी 8 ही प्रोटॉन रहा। न्यूट्रॉन जो है हाफ हो गए, पहले 8 न्यूट्रॉन थे। देखो न्यूट्रॉन कैसे चेक करोगे, ऑब्वियसली 16 - 8 करोगे तो न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले 8 थे, बाद में हाफ हो गए, मतलब 4। और इलेक्ट्रॉन क्या है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बिकॉज न्यूट्रली एटम है, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन थे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो डबल किए, 16 कर दिए। लेकिन मास नंबर क्या है? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पहले कितना था? 16 था। बाद में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना आ गया देखो? 12 आ गया।
16 से 12 हो गया मास, मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 16 माइनस 12 दैट इज 4। सो 4 से डिक्रीज हुआ मास में, तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल वाला इंटू 100। डिक्रीज हुआ 4 का, इनिशियल था 16 इंटू 100। समझाया से? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, if carbon exists as C12, C13 and C14, while oxygen exists as O16, O17 and O18, then determine maximum number of CO2 molecule possible. Maximum number of different type of, श्रेयस क्या डाउट है मैसेज कर दो। Then determine the maximum number of different type of CO2 molecules possible. ठीक है, तो कार्बन C12, C13 एंड C14 में एग्जिस्ट कर रहा है, C13 एंड C14 में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो O16, O17 एंड O18 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें ये निकालना है कि CO2 के मैक्सिमम कितने टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यस राहुल, करेक्ट है तुम्हारा। मी का करेक्ट है।
मृदुल एंड श्रेयस करेक्ट है। तो देखो कितने टाइप के CO2 हो सकते हैं। अब देखो क्या है कि CO2 में हमारे पास एक कार्बन के और दो ऑक्सीजन के है। तो अगर अलग अलग कार्बन हो तो ऑब्वियसली अलग अलग मतलब जैसे एक में मान लो C12 और एक में C13 है ना। तो डिफरेंट कार्बन होने की वजह से, डिफरेंट कार्बन आइसोटोप होने की वजह से मॉलिक्यूल भी डिफरेंट हो जाएगा ना। ओके, तो इस वजह से देखो हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आ सकते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ C12 के कितने हमारे पास हो सकते हैं C12 वाले, तो कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो देखो CO2 में क्या है, एक कार्बन आइटम है, दो ऑक्सीजन, तो मैं बोल रहा हूँ कार्बन 12 वाला है एंड दोनों ऑक्सीजन 16 वाला है। एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया CO2 का। नाउ मैं बोलता हूँ कार्बन 12 ही है बट ऑक्सीजन एक 16 और एक 17 वाला हो गया। तो ये डिफरेंट है कि नहीं बताओ, ये दोनों CO2 मॉलिक्यूल डिफरेंट है या नहीं? डिफरेंट है ना। ओके, इसी टाइप से कार्बन 12, ऑक्सीजन एक 16 वाला है, एक 18 वाला है। ठीक है, देन कार्बन 12, अब देखो अब मैं इसको 17 ले लेता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको 16 ही रखा तो ये तो ऑलरेडी आ गया ना, तो सेम ही हो गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए डिफरेंट वाला। तो दोनों ऑक्सीजन जो है 17 वाला है, तो ये भी डिफरेंट हो गया ना। ओके, एक कार्बन 12 है और दोनों ऑक्सीजन क्या है 17 वाले हो गए। इसके अलावा कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 17 वाला है एंड 18 वाला है। इसके अलावा कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन दोनों 18 वाला है। तो देखो कार्बन 12 के साथ ही हमारे पास 6 आइसो मतलब 6 CO2 मॉलिक्यूल्स आता है। ओके, कार्बन 12 के साथ कितने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो कार्बन 12 के साथ 6 आएंगे, कार्बन 13 के साथ भी ऐसे ही 6 आ जाएंगे, कार्बन 14 के साथ भी ऐसे ही 6 आ जाएंगे। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। समझाया? 12 के साथ 6, 13 के साथ 6 एंड 14 के साथ। तो टोटल हमारे पास 18 टाइप के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर है क्या? ओके, तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ा। बाकी मैथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो तुम पढ़ोगे, वो भी यहाँ पर लगा सकते। ओके, लिख लिया सबने? आगे चले। व्हाट अबाउट C12O18O17? प्रियस, C12O18O17 यही है ना भाई? एक कार्बन 12 वाला
ऑक्सीजन 17 वाला, एक ऑक्सीजन 18 वाला, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन पार्ट एक्सप्लेन करें। या देखो मल्टीप्लीकेशन पार्ट ऐसा है कि कार्बन 12 के साथ हमने आइसोटोप देखे, सॉरी कार्बन 12 के साथ हमने देखे कितने CO2 मॉलिक्यूल हो गए, है ना। तो कार्बन 12 के साथ कितने CO2 मॉलिक्यूल हुए, 6 CO2 मॉलिक्यूल हुए ना, ठीक है। तो कार्बन 12 मतलब 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, ठीक है। तो कार्बन 12 के साथ 6 CO2 मॉलिक्यूल आए, ओके। तो कार्बन 12 के साथ 6 आए, तो इसी टाइप से कार्बन 13 के साथ भी 6 आएंगे और कार्बन 14 के साथ, ओके। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 × 3 दैट इज 18। समझ आया लतिका? ओके ठीक है, हो गया सबका, आगे चले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, नाउ सबसे फर्स्ट क्या था इसमें, तो डाल्टन ने बोला कि जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोला कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल, अनिकेत हो गया। स्लाइड 1 एक्चुअली मैंने रफ कर दिया है, वो मैं ग्रुप पे बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है, आफ्टर लेक्चर देख लेना। हाँ, सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल। अच्छा ये क्या सही था क्या, क्या ये करेक्ट था? नहीं ना। सो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में इसी पॉइंट का हम क्या करते हैं, ड्रॉबैक लेते हैं। तो ये ड्रॉबैक है इस पॉइंट का। तो बट लेटर ऑन सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिस्कवर्ड बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्स, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का ड्रॉबैक। डेल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि उनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो एटम्स के अंदर, ठीक है, जो कि बाद में डिस्कवर हुए। so this is first point and उसका ड्रॉबैक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो इसने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
are identical in all rest. सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो एक जैसे, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। समृद्धि डिस्चार्ज के बाद एक्सपेरिमेंट था वो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दिस ट्यूब। या तो हम क्या बोल रहे थे कि इसने क्या बोला था कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सब क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्या ये करेक्ट था क्या? करेक्ट नहीं था ना। आइसोटोप की अगर हम बात करेंगे तो आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, है ना, बट उनमें मास नंबर डिफरेंट आता है। मास नंबर डिफरेंट आता तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया कि मास नंबर की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, तो अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि नहीं। तो नेक्स्ट लाइन में ड्रॉबैक लिख लेते हैं। तो बट इन द केस ऑफ आइसोटोप physical properties are different। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट एंड उसका ड्रॉबैक। इसके अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं सब एक जैसे होने चाहिए, बट हम देख सकते हैं कि आइसोटोप में क्या है, तो आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम होते हैं बट उनका मास नंबर क्या अलग अलग है, और मास नंबर अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट आ। देख लिया सबने। आगे चले। तो दिस वाज सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो भी सेकंड पॉइंट जैसा ही था। तो जैसे इसने बोला कि सेम एलिमेंट के एटम जो है आइडेंटिकल होंगे, वैसे ये बोलता है कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो अलग अलग। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हो। क्या ये करेक्ट था क्या? क्या ये करेक्ट था? नहीं था ना। कहाँ रॉन्ग हुआ ये आइसोबार में? क्योंकि आइसोबार जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते थे, है ना, लेकिन वहां पर मास नंबर सेम आता था। आइसोबार में क्या था, डिफरेंट एलिमेंट के एटम थे तो मास नंबर वहां पर फिर भी सेम आ रहा था। ठीक है, और मास नंबर सेम है तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। तो इन द केस ऑफ
isobar physical properties are identical। ठीक है, तो आइसोबार के केस में फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो सकती है, सेम, क्योंकि मास नंबर सेम आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट वो करेक्ट था। फोर्थ पॉइंट क्या था कि जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम्स कंजर्व, ठीक है। सो इन ए केमिकल रिएक्शन atoms are conserved। एटम्स कंजर्व होंगे इसका मतलब क्या है कि जितने एटम्स तुमने इनिशियली लिए उतने एटम्स फाइनली लिए। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स या उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू number of atoms of element in product। किसी एलिमेंट के एटम्स जितने रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड होंगे, ठीक है, ये इसका मीनिंग। ओके, सो दिस इज बेसिकली एटम कंजर्वेशन। तो ये करेक्ट था, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं था। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होंगे, एटम्स जो है वो कंजर्व होंगे। जितने एटम्स तुमने किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट में लिए होंगे उतने ही एटम उस एलिमेंट के प्रोडक्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट था, इसका कोई ड्रॉबैक। No, Shronak, this is not conservation of mass. This is conservation of atoms. कंजर्वेशन ऑफ मास में मास कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स में एटम्स कंजर्व होता है। हो गया सबका? आगे चले। तो ना आगे चलते हैं। तो ये था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमें एटम्स के बारे में बताता है सबसे पहले, ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे हमने सेकंड पॉइंट लिखवाया था, सॉरी फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था कि एटम्स जो है स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल है, और उसका हमने ड्रॉबैक में क्या लिखवाया कि लेटर ऑन सब पार्टिकल्स जो है
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हो गए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम उसी पर चलेंगे, हम डिस्कवरी करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वगैरह। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आदित्य लिखो जल्दी। हो गया आदित्य? अरे इतना क्या लिख रहे हो, सबका हो गया है। ठीक है, नाउ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो इसमें हम सबसे पहले कैथोड रे लेंगे। तो इसका सेटअप कैसा था देखो, तो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब बोल रहे हैं। तो वो ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड है, एक को नेगेटिवली चार्ज किया है, दूसरे को पॉजिटिवली चार्ज। तो एक पर माइनस चार्ज आया, एक पर प्लस चार्ज आया। तो जिस पर माइनस चार्ज आया उसको हमने बोला कैथोड, और जिस पर प्लस चार्ज आया उसको हमने बोला एनोड। इसके अलावा ये जो वोल्टेज था ये काफी हाई वोल्टेज था, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट। प्रेशर जो है लो रखा गया था, लो प्रेशर था, अप्रोक्सीमेटली 0.018। प्रेशर का यूनिट है 80। हमारे जो सराउंडिंग में प्रेशर 80 इज 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 1 atm। ठीक है, तो 0.01 atm प्रेशर रखा गया। वोल्टेज बहुत ज्यादा था, 10,000 वोल्ट। अच्छा, प्रेशर इतना कम कैसे किया गया, तो वो किया गया कम यूजिंग वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप को यूज करके प्रेशर को कम कर दिया गया था। अंदर हाइड्रोजन गैस ली गई थी। इस ग्लास ट्यूब जो है इसके अंदर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। इसके साथ साथ एनोड के इधर बैक साइड में जेडएनएस अप्लाई किया गया। जेडएनएस जो है वो क्या करता है, इस पर कोई पार्टिकल अगर टकराए तो ये चमकने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब हमने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई कर दिया ना,
हम देखते हैं कि ZnS पर ग्लो हो रहा है। नाउ जैसा अभी मैंने बताया कि ZnS क्या करता है, ZnS पर जब कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है विद हाई वेलोसिटी तो ये ग्लो करने लगता है। अब यहाँ पर ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ZnS पर कोई पार्टिकल आके क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है या हिट कर रहा है। तो वो पार्टिकल किधर साइड से आ रहा होगा, ऑब्वियसली इधर साइड से ही आ रहा होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड से या कैथोड साइड। ओके, तो ऐसे पार्टिकल को नाम दिया गया कैथोड रे पार्टिकल या कैथोड। ओके, कैथोड साइड से पार्टिकल आ रहा है, किधर साइड जा रहा है, एनोड। ठीक है, और इस ZnS पर वो टकरा रहा है। ऐसे पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, कैथोड रे पार्टिकल या कैथोड। ओके, तो एक बार सेटअप बना लो फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन प्रेयस, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, एनोड रे के टाइम पे बताएंगे हम। नो आयुष, ZnS जो है वो वेसल बनाने में यूज नहीं हुआ। ZnS जो है वो जिंक सल्फाइड है और इट इज फ्लोरोसेंस मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ZnS पर कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है विद हाई वेलोसिटी तो ये ग्लो करने लग जाता है, ये चमकने लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी वही हुआ है, इधर से कोई पार्टिकल आया जो कि इसे क्या किया, स्ट्राइक किया, दैट्स व्हाई यहाँ पर ग्लो होने लगा। यस आयुष, बिल्कुल इसी के थ्रू मतलब हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इसी के थ्रू हो पा रहा है। अगर हम ZnS नहीं लेते तो हमें नहीं पता चलता कि पार्टिकल कहाँ से आया किधर गया। ओके, तो ZnS से पता चला कि पार्टिकल किधर से आ रहा है या कहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। लिख लिया सबने, आगे चले। वेदिका H2 की बजाय कोई दूसरा गैस भी यूज कर सकते हैं, उससे भी यहाँ पर कैथोड रे का डिस्कवरी हो जाएगा। बट H2 गैस वॉज टेकन। हम एनोड रे के टाइम पे बताएंगे कि अ, ये गैस से क्या हो रहा है। ठीक है, व्हेन वी आर टेकिंग गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब तो क्या होता है वो बात बताएंगे एनोड रे के टाइम। चले आगे, लिख लिया सबने। समृद्धि, कैथोड रे जो है वो जो पार्टिकल्स आए वो पार्टिकल्स को ही कैथोड रे बोल दिया गया। मतलब जो पार्टिकल्स आके ZnS को हिट कर रहे हैं ना, उन पार्टिकल्स को ही कैथोड रे बोला गया। और एक्चुअली दीज पार्टिकल्स, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन के टाइम भी बताया था, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन। आदित्य हो गया क्या? ठीक है,
तो आगे चलते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडे ने किया था। तो फैराडे अप्लाइड हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा लो प्रेशर in discharge tube. Now, with the help of ZNS, glow is observed on एनोड साइड। तो क्या होता है, whenever particles strike with high velocity, with high speed on ZNS, it produces fluorescence। ये हम बोल सकते हैं ग्लो। तो जब भी कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे ZNS को विद हाई स्पीड, तो ग्लो होगा या फ्लोरोसेंस। तो with the help of ZNS, glow is observed on anode side। ठीक है। And it was assumed, अब एनोड साइड ग्लो हुआ, इसका मतलब क्या, पार्टिकल के इधर साइड से आ रहा है, कैथोड साइड। ओके, सो इट वाज assumed that some particles are coming from anode side, sorry, are coming from cathode side and moving towards anode side। These particles are called कैथोड रे। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं। ये अनिकेत, जब ZNS तभी ग्लो करेगा जब उस पर कोई पार्टिकल आके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा विद हाई वेलोसिटी। और वैसे अनिकेत तब ग्लो नहीं होगा, या मैं बोलूंगा ग्लो होगा तो बहुत कम होगा ना, जितने ज्यादा वेलोसिटी से या जितनी ज्यादा स्पीड से आके स्ट्राइक करेगा उतना ज्यादा ग्लो होगा। जनरली हाई स्पीड होना चाहिए ग्लो के लिए।
रेस लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज की वजह से ये चीज हो पा रही है। ठीक है, इसको भी हम डिटेलिंग में एनोड रे के टाइम पे बताएं। लिख लिया सबने? हो गया अनिकेत? अनिकेत लिख लिया ना? नाउ अब देखो, हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इसके सेटअप में कुछ चेंज कर। ठीक है, तो सेटअप में अगर कुछ चेंज करेंगे तो उससे हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, और उन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम इसे प्रॉपर्टी बता सकते हैं इसके, कैथोड रे के या इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं, तो ये हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे चेंज इन सेटअप। नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। देन उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में कंक्लूजन। कंक्लूजन या प्रॉपर्टी, बिकॉज वो प्रॉपर्टीज ही बता रहा है कैथोड रे पार्टिकल। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम सेटअप में क्या चेंज करते हैं, देखो। यस, कैथोड रे की बात। तो सबसे फर्स्ट सेटअप में क्या चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पर बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, बीच में क्या करते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो जब हम बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हम देखते हैं कि एनोड साइड में अभी पहले क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था ना, अभी यहाँ पर शेडो बन जाएगा या अंधेरा हो जाएगा। ओके, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, जब हमने बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो अंधेरा हो गया या शेडो आ गया। इसका मतलब क्या है, इससे क्या कंक्लूजन निकाले। यस, ऑब्वियसली कैथोड रे जो है वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हुई, ये तो है ही।
बट इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार वो जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं या वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। कैसे मूव कर रहे थे? स्ट्रेट लाइन में। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, ठीक है, तो इधर उधर से निकल जाते और स्ट्राइक कर देते ना। अगर एक कैथोड रे पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते तो इधर उधर से निकल के ऐसे स्ट्राइक कर देते, और स्ट्राइक कर देते तो ऑब्वियसली ग्लो आ जाता। ठीक है, लेकिन ग्लो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे और वो जो है उस ऑब्जेक्ट की वजह से रुक गए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से रुक गए तो आगे जा नहीं पाए, दैट्स व्हाई ग्लो नहीं हो पाया। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। पुट एन opaque object in the path of shadow is observed on एनोड साइड। ठीक है, एनोड साइड में एक शेडो दिखाई दिया। नाउ कंक्लूजन क्या निकालें? कैथोड रे पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सिमिलर लाइट। ठीक है, लाइट के जैसे ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं या ट्रेवल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। लिख लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। हो गया सबका? ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। नाउ अब नेक्स्ट हम सेटअप में क्या चेंज करते हैं, देखो। तो सेकंड पॉइंट क्या है? यस अनिकेत। तो सेकंड पॉइंट क्या है, देखो। हम यहाँ पर एक व्हील रख देते हैं रात को। ठीक है, एक फ्लाई व्हील रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो रोटेट करना स्टार्ट करती है। जो बीच में व्हील रखेंगे वो क्या करती है? रोटेट करना स्टार्ट करती है, घूमना स्टार्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है? इससे क्या कंक्लूजन निकालें? अब इसके पार्टिकल्स तो हैं ही, खैर वो तो पहले से ही पता है हमें। बट इससे क्या कंक्लूजन निकालें, और क्या कंक्लूजन आ सकता है? इससे ये आ सकता है कि ये पार्टिकल्स के पास एनर्जी है। ये पार्टिकल्स के पास क्या है? एनर्जी। ठीक है, क्योंकि पहले जब ये मूव कर रहे थे इनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि जब इससे स्ट्राइक करेंगे तो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ओके,
तो ये पार्टिकल्स के पास क्या है, एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट चेंज इन सेटअप जो है वो है, पुट ए फ्लाई व्हील इन द पाथ ऑफ कैथोड रे। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्वियसली व्हील जो है रोटेट करना स्टार्ट करती, तो व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग, कंक्लूजन क्या है, कैथोड रे पार्टिकल्स आर एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, कैथोड रे पार्टिकल्स जो है उनका एनर्जी। तो ये सेकंड पॉइंट था। नाउ थर्ड पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं, मेटल प्लेट रख देते हैं। क्या करते हैं, मेटल प्लेट, एल्यूमिनियम। मेटल प्लेट में भी कौन सा रख रहे हैं, एल्यूमिनियम। तो हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये एल्यूमिनियम की जो प्लेट है ये गर्म हो जाती है। जब हमने एल्यूमिनियम को रखा तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम की जो प्लेट है वो गर्म हो गई। इसका रीजन क्या हो सकता है, ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट आया है। बट हीटिंग इफेक्ट क्यों आता है, तो हीटिंग इफेक्ट जो है ये आता है भाई पेनिट्रेशन की वजह से। किसकी वजह से आता है, पेनिट्रेशन की वजह से आता है। और पेनिट्रेशन तभी होगा जब पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा या मोमेंटम होगा भी। ओके, तो मतलब ये पार्टिकल का मास, कुछ ना कुछ मास जरूर होता है पार्टिकल का, तभी उसका मोमेंटम आ रहा है, या हम बोल सकते हैं तभी उसका पेनिट्रेशन हो रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं। तो पुट ए मेटल प्लेट, मेटल प्लेट में भी कौन सा, एल्यूमिनियम, Al, इन द पाथ ऑफ कैथोड रे। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली मेटल प्लेट गर्म हो गया, तो मेटल प्लेट गेट्स हीटेड। तो क्या कंक्लूजन निकालें, ऑब्वियसली कैथोड रे पार्टिकल्स का मास होता है, तो कैथोड रे पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट मास। ठीक है, कैथोड रे पार्टिकल जो इनका कुछ ना कुछ मास होता है। लिखो, फिर आगे चलते हैं। नो अनिकेत, ये कहीं पे नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन है जीरो मास। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट किया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के कंपेरिजन। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करते थे, बट ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं। समृद्धि, देखो थर्ड में हमने क्या किया, हमने एल्यूमिनियम की प्लेट रखी थी। ओके, हमने क्या किया, इधर एल्यूमिनियम का प्लेट रखा। ना जब एल्यूमिनियम का प्लेट रखा तो हमने देखा कि वो थोड़े टाइम बाद गर्म हो। ना गर्म क्यों हुआ, क्योंकि प्लेट के अंदर पार्टिकल आके हिट किया होगा और वो पेनिट्रेट हुआ होगा। जैसे देखो गन गन से गोली जब निकलती है तो जहां पर वो टकराती है वहां पर गर्म हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो गन से गोली गई और हमने किसी मेटल वेटल के ऊपर भी अगर वो मारी, तो जहां पर वो जाएगी वहां पर गर्म हो जाएगी।
तो वो क्यों होता है गर्म? क्योंकि पेनिट्रेशन हुआ होगा थोड़ा बहुत। देखो, जिस मेटल के ऊपर गई होगी वहां पर थोड़ा सा अंदर तक गड्ढा हो गया होगा ना, होल होल भी हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेटल कैसा है। अगर मेटल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मोटा मेटल है, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हुआ होगा, गड्ढा हो गया होगा, अदरवाइज होल करके निकल भी गई। तो क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल आ रहा है, इसका मोमेंटम जो है उसकी वजह से वो पेनिट्रेशन हो रहा है, या उसकी वजह से ये मेटल जो है ये गर्म हो रहा है। ओके, तो वहां पर तो क्या है कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी एक गोली हीट कर रही है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हीट कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह हीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अलग अलग जगह हीट कर रहे होंगे, तो इस टाइप से पूरी प्लेट जो है वो क्या हो गई होगी, गर्म हो गई होगी। ओके, तो गर्म किस वजह से हो रही है, ये पार्टिकल्स के पेनिट्रेशन, ये पार्टिकल आके क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। और पार्टिकल पेनिट्रेट तभी कर पाएंगे जब ये पार्टिकल का क्या है, मास एंड वेलोसिटी दोनों। समझ आया, ये हम बोल सकते हैं मोमेंटम को। ओके, तो वेलोसिटी की तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हो या एनर्जी के टाइम पे एनर्जेटिक पार्टिकल है तो मास भी होता है, क्योंकि जनरली तुम लोग समझते हो कि यार मास नहीं होता है, बट मास भी होता है, वो हमने यहाँ पर कंफर्म किया है। ठीक है, तो कैथोड रे पार्टिकल्स जो है उनका मास होता है। यस प्रियस, ऑब्वियसली वेलोसिटी इज हाई, वो तो हम एक तरह से एनर्जी में भी बता ही चुके हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाँ अनिकेत, पहले फेराडे ने किया था, देन बाद में थॉमसन वगैरह ने भी एक्सपेरिमेंट किए, देन थॉमसन ने एक्चुअली चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था। ठीक है, तो हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट सेटअप में क्या करते हैं, देखो। तो अभी देखो, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पॉइंट बताने वाले हैं वो एक्चुअली ऑलरेडी थोड़ा सा वो क्लियर है। ये पार्टिकल जो है किधर साइड जा रहे हैं, एनोड साइड जा रहे हैं ना, और एनोड पर कैसा चार्ज है भाई, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम थोड़ा सा यहाँ से देख ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है जो कि पहले सीधे जा रहे थे, पहले पार्टिकल क्या कर रहे थे, सीधे जा रहे थे। अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल साइड डिविएट हो जाएंगे और कुछ इस टाइप से डिविएट। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल साइड डिविएट हुए, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है। अगर ये पार्टिकल जो है पॉजिटिव साइड चले गए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, तो ये पार्टिकल पे कैसा चार्ज होना चाहिए, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम जो चेंज कर रहे हैं सेटअप में, वो इनका चार्ज पता करने के लिए कर। ओके, तो ये पार्टिकल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और हम जैसा बताया पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब
ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स किधर चले गए, पॉजिटिव टर्मिनल साइड चले गए। ओके, सो कैथोड रे पार्टिकल्स deviate towards positive terminal in parabolic manner। ठीक है, पैराबोलिक मैनर मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं गए, मतलब ऐसे नहीं गए, पैराबोला जैसा, बस पैराबोला मतलब मैथ में पढ़ोगे इस टाइप से बनता है। ठीक है, सो डिवेट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल इन पैराबोलिक मैनर। अब इससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने, हमने निकाला कि कैथोड रे पार्टिकल पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कैथोड रे पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, सो ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है, इसके थ्रू हमने चार्ज पता किया इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज। आदित्य एक्चुअली पैराबोलिक मैनर में क्या है कि जब तक इसका इफेक्ट रहेगा ना, मतलब जब तक अपने पास इसका कुछ इफेक्ट हुआ ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब तक वो सीधे आ रहा है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा तो वो डिविएट हो जाएगा। समझ आया? ऑब्वियसली नेगेटिव वाला पार्ट क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव वाला पार्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यार वेदिका पार्टिकल का तो न्यूक्लियस है ही नहीं ना, ये जो पार्टिकल आ रहा है वेदिका, इट इज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में थोड़ी न्यूक्लियस होता है। समृद्धि, व्हाट इज सर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब आगे इसको तुम डिटेल में ऑब्वियसली इसमें पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब हमारे पास एक साइड में पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से रहता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं वो एक्चुअली अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे जो क्यों हुआ, वो हम एनोड रे के टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट सेटअप में हम चेंज क्या कर रहे हैं, हमारे पास कौन सी गैस है अंदर, अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ना हाइड्रोजन गैस के बजाय हम अभी लेंगे हीलियम गैस, और जब हम हाइड्रोजन गैस के बजाय हीलियम गैस लेंगे, हाइड्रोजन को हीलियम गैस से रिप्लेस करेंगे, तो हम देखेंगे कुछ चेंज हुआ ही नहीं, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ओके, तो अब इससे जो हम कंक्लूजन निकालेंगे, वो कंक्लूजन क्यों ये आया है, या हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को हम एनोड रे के टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट सेटअप में चेंज है, H2 गैस इज रिप्लेस्ड बाय हीलियम। तो कंक्लूजन क्या है, तो चलो कंक्लूजन पे बाद में आते हैं, पहले ये ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि
कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा या कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सो नो चेंज इन ऑब्जर्वेशन, जो पहले हो रहा था वैसे ही होता रहा, या नो इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कैथोड रे पार्टिकल है सबके अंदर होते हैं। कैथोड रे पार्टिकल आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। ये हमने क्यों बोला ऐसा, ये हम तुम्हें एनोड रे के टाइम पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस की बजाय हमने कौन सा गैस ले लिया अंदर? हीलियम गैस ले लिया। तो हाइड्रोजन की बजाय जब हम हीलियम गैस ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, जैसा पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है, ओके। तो इसका मतलब हमने ये बताया कि ये जो कैथोड रे पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन है, ये हर एलिमेंट, ओके। कैथोड रे पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जो है ये हर एलिमेंट है। कैथोड रे पार्टिकल्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एलिमेंट, मीन्स ये सारे एलिमेंट के अंदर, ओके। तो ये आज का लेक्चर था। अभी हम थॉमसन एक्सपेरिमेंट कराएंगे इसके बाद में, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, एंड देन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे। तो किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ डाउट वगैरह है? सर व्हाट इज यूज ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कराएंगे। हाइड्रोजन का क्या यूज है या क्या हो रहा है वो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताऊंगा, एनोड रे के टाइम। अनिकेत, जो जो फ्लोरोसेंस इफेक्ट दे सकता है, ठीक है, वो हम ले सकते हैं। तो जेडएनएस की बजाय हम और कुछ मटेरियल भी ले सकते हैं जो कि ग्लो करे ऑन स्ट्राइक। यस कशिश, हीलियम गैस लेंगे तब भी जेडएनएस लगाएंगे तो फ्लोरोसेंस होगा। प्रयास वो नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह तुम्हें शेयर कर दी जाएगी एंड स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा।